हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसमें हमने विभिन्न प्रकार की आदिवासियों के रहन सहन के बारे में जाना था, उनकी जीवनी कैसे चलती थी इसके बारे में हमने देखा था। अब हम देखेंगे प्रभाव, यानी कि औपनिवेशिक शासन का इन आदिवासियों पे क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को जो है लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। देखिए, ब्रिटिश काल जो थे ना, जैसे कि मैंने औपनिवेशिक का मतलब आपको पहले भी बता दिया, 2-3 चैप्टर्स में मैं औपनिवेशिक का मतलब बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आज फिर से बता देती हूँ। देखिए, औपनिवेशिक का मतलब ये होता है कि जैसे अपने देश में किसी दूसरे देश का शासन रहना, यानी कि भारत हमारा देश था और उसमें शासन कौन कर रहा था? ब्रिटिश कर रहा था। तो ये जो है औपनिवेशिक शासन कहलाएगा। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों के जीवन जो है वो बिल्कुल बदल गया। और अब देखिए, आइए देखें कि क्या क्या बदलाव हुए। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। तो देखिए, अंग्रेज के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। तो कई जगह उनकी जो है अपनी पुलिस होती थी। वे अपने जमीन और वन प्रबंधन के लिए स्थानीय नियम खुद बनाते थे। तो ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं का कामकाज और अधिकार में काफ़ी बदलाव आए। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां जो है वो छिन गई थी। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो नियम बनाए गए थे उन्हें मानने के लिए बाध्य किया जा रहा था। उन्हें जो है अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। और पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही। देखिए कैसे कैसे जो है उनका जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और वे जो है परंपरागत कामों उसको करने के लिए लाचार हो गए थे। तो देखिए, अब बात करते हैं कि घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। तो देखिए, ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटक रहे थे। क्या परेशानी थी ये भी हम देखेंगे। देखिए, और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे ये, और वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह जो है वो एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। तो स्थायी रूप से एक जगह रहने के लिए किसानों को नियंत्रित करना आसान था, और अगर जो है विभिन्न विभिन्न जगह वो जाएंगे तो उनको नियंत्रित करना आसान नहीं था उनके लिए। तो अंग्रेज जो है अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, है ना। और फलस्वरूप क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू किए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को तो जो है भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया, जैसे कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में। तो पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। अब देखिए, गुजरात में के जंगल में जो है खेती करती भील औरतें, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, धान की खेती कर रहे हैं ये, है ना। ये गुजरात की भील जनजाति है। तो ये जो है घुमंती खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन जो है वो साफ कर दी गई है। ये देखिए, है ना। आगे देखते हैं। तो देखिए, ये जो झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिशें बहुत कामयाब नहीं रहीं। देखिए, जहाँ पानी कम होगा और मिट्टी सूखी हो तो वहाँ हलों से खेती करना आसान तो होता नहीं है, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ। क्यों? क्योंकि उनके खेत जो है अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। जब पानी नहीं रहेगा तो उपज कहाँ होगी। और इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार जो थे इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए, उनके जो है झूमिंग पे इंटरफेरेंस न किए जाए। तो व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंती जो है खेती करने के लिए छूट दे दी गई। अब देखिए, अब वन कानून भी बनाए गए। तो वन कानून का क्या प्रभाव पड़ा ये भी देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी जो है समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। अब वन कानून जो है आए बदलावों से आदिवासियों का जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। ये जो अंग्रेज़ थे ना, ये बहुत चालू थे।
अंग्रेज ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया वन कानून बना के, और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी, और कुछ जंगलों को तो आरक्षित वन घोषित कर दिया। अब ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ियाँ पैदा होती थीं, और इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। पूरी की पूरी तरीके से बाउंडेशन थी इन्हें, है ना। और ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरीके से ज़िंदा रह सकते थे, जब उन्हें भाई झूम खेती नहीं करने दिया जाएगा, फल इकट्ठा नहीं करने दिया जाएगा, पशुओं का शिकार नहीं करने दिया जाएगा, तो वे किस तरीके से ज़िंदा रहेंगे। उनकी तो जीवनी का साधन है ना यही, और इसीलिए उनमें से बहुतों ने जो है, बहुतों को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अब देखिए, पेट पालना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। और जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने की पाबंदी लगा दी ना, तो उनके सामने एक और समस्या पैदा हो गई। अब भाई हम कहाँ जाएं, जंगल तो हमारा आवास है, हम कहाँ जाएंगे। समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि जो रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। बताया ना मैंने कि बड़े चतुर होते थे ये, हर चीज़ का जो है एक उपाय ढूंढ ही लेते थे। उन्होंने ये तय किया कि ये जो झूम काश्तकार हैं, इनको जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट दी होगी, बशर्ते गांव में रहने वाला वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। और इस तरह जो है बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। हमने बात की स्लीपर की, तो स्लीपर भी जान लीजिए क्या होता है कि ये जो है एक लकड़ी का क्षैतिज तख्ता होता है जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं, है ना, तो उन्हें कहते हैं स्लीपर। अब देखिए आगे देखते हैं, अंग्रेज के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 का दशक था। बैरियर एल्विन ने जो है मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, जिनमें से एक बात पर जो है शिकायत की गई कि अंग्रेज के शासन में बैगा कितने जो है बुरे दौर से गुजर रहे थे। अब आप भी देखिए ये बैगा की कविता, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल, जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में है सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाएं कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। देखिए कितनी मतलब कितनी दुख भरी ये जो है इनकी कविता है कि हर चीज़ का जब हम कर ही अदा कर देंगे तो भोजन कहाँ से पाएंगे, बहुत जीना मुश्किल है इन अंग्रेजों के देश में। तो देखिए बहुत सारे आदिवासियों के समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया, उन्हें नए कानून का पालन करने से इनकार कर दिया, उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। तो कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की। 1906 में जो है सोंग्रम संगमा द्वारा जो है असम में, और 1930 के मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी जो है विद्रोह का एक स्वरूप था। अब देखिए ये देखिए गोधरा में जो है औरतें बुनाई करते हुए, ये आदिवासी औरतें हैं। अब देखिए व्यापार की समस्या, व्यापार की क्या समस्या उत्पन्न हुई। 19वीं सदी में जो है इसके दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला है, यह समझने में आदिवासी को कुछ समय लगा। तो ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखते हैं। 18वीं सदी का टाइम था, तो भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। तो भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात जो है तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर भी जो है इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादक पर जोर देने लगे। तो वर्तमान में झारखंड में स्थित हजारीबाग, ध्यान रखेंगे झारखंड के हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल जो है वो रेशम के कीड़े पालते थे।
संथाल ये जो जनजाति हुआ करती थी, ये कहाँ पाई जाती थी? झारखंड के हजारीबाग। तो ये जो है ये रेशम के कीड़े पालते थे। तो रेशम के व्यापारी जो है अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उन्हें जो है कृमि कोषों को इकट्ठा जो है कर लेते थे और 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। देख लीजिए आप कितने कम रुपए देकर ये लोग जो है ये खरीद लेते थे। तो इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या फिर गया भेज दिया जाता था। तो बर्दवान या गया जो है ये कंपनीज़ हैं जहां इन्हें 5 गुनी कीमत पर बेचा जाता था। तो निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम जो है करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा होता था। जो मेन जो जैसे ये जो संथाल जनजाति होती थी ना, इनको बहुत कम फ़ायदा होता था। बिचौलिए जो है इनसे बहुत कम पैसे में खरीद कर और उन्हें जो है महंगे दामों में बेचते थे। तो ये बात तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी जो हैं वो समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। अब ये देखिए, ये आपका फिगर जो है ये कितना आकर्षित कर रहा होगा। ये है बिहार के कोयला खनिक, है ना, जो कोयला खनते थे। तो इनके बारे में लिखा गया है 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। मतलब 50% लोग ये जो खनिक थे ना ये आदिवासी थे। और अंधेरी और दमघोटू, आप सभी को पता है कि कोयला जहाँ होता है वहाँ पे मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे दम घुटने लग जाता है ना, अंधेरा भी होता है। तो इसकी इतनी गहराई में काम करना ना केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता था और वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। तो 1920 में जो है देश में कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर जो है वो मारे जाते थे। अब देखिए काम की तलाश, तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब हो गई थी। कैसे कि 19वीं सदी के आखिर में चाय बागान फैलने लग गए थे और खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया जा रहा था उस समय। और इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत जो है भर्ती किया जाता था। तो ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। तो देखिए मतलब बहुत बुरी तरीके से शोषण, मतलब मजदूरी क्या करवा रहे हैं कि मतलब हद है। अब देखिए आगे बात करते हैं। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार में लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। अब बात करेंगे हम विद्रोहों के बारे में। तो देखिए 1831 में 31-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथाल ने बगावत कर दी। मध्य भारत के बस्तर विद्रोह जो है 1910 में हुआ। 1940 में महाराष्ट्र में जो है वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरीके का विद्रोह था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसका? कोल विद्रोह का। देखिए छोटे नागपुर के क्षेत्र में मुंडा, ओराव हो या फिर महावी हो, ये सारी जनजातियां निवास करती थी। तो इन्हें जो है मैदानी लोग कोल कहते थे। तो इस विद्रोह का नेतृत्व ना बुद्धो भगत और गंगा नारायण, किसने? बुद्धो, ध्यान रखेंगे इनके नेतृत्वकर्ता का भी नाम पूछ लेते हैं। तो बुद्धो भगत और गंगा नारायण, इस कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। तो इस विद्रोह के कारण जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगाना, भूमि संबंधी असंतोष था। तो कोल विद्रोह जो है वो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामऊ, मानभूम ये क्षेत्र में फैला था। तो ये विद्रोह का कारण था आदिवासियों की भूमि का जो है उनके मुखिया जो है मुंडों से छीनकर मुसलमान या फिर सिख किसानों को दे देना। इसी कारण जो है इन कोल आदिवासियों ने जो है वो विद्रोह किया था। अब बात कर लेते हैं संथाल विद्रोह की, जो कि 1855 में हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है ये आदिवासियों का विद्रोह बहुत ज़बरदस्त था, मतलब सर्वाधिक ज़बरदस्त था। तो ये विद्रोह मुख्यतः जो है भागलपुर यानी कि बिहार के भागलपुर से राजमहल के बीच तक जो है वो केंद्रित था। तो देखिए संथाल लोग जो है भूमिकर अधिकारियों के हाथों से दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारी साहूकार इनकी वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट कर रहे थे और इनका जो है नेतृत्व कर रहे थे सिद्धू और कान्हू। ध्यान रखेंगे
सिद्धू कान्हू। तो इन दोनों जो है वो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। तो देखिए ये जो है सिद्धू कान्हू ने घोषणा की कि ठाकुर जी यानी कि भगवान ने उन्हें आदेश दिया है कि वे आज़ादी के लिए अब हथियार उठा ले। सरकार को संथालों के विद्रोह को कुचलने के लिए उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में जो है मार्शल लॉ तक लगाना पड़ा। अब ये सोचिए कि कितना भयंकर विद्रोह रहा होगा। और इसी प्रकार का विद्रोह है बस्तर का 1910 का विद्रोह, है ना। 1940 में जो है महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह, और बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह तो आप सभी जानते ही हैं। अब आइए जान लेते हैं थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में। देखिए ये जो बिरसा था ना, इसका जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था और इसके पिता गरीब थे। तो बिरसा का बचपन जो है भेड़ बकरियों को चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। तो उनकी परवरिश जो थी मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। तो गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ा था। लड़कपन में ही जो है बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदायों के सरदार यानी कि मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था। तो बिरसा के जो है समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे। तो जब मुंडा लोग दीकुओं यानी कि अंग्रेजों के उत्पीड़न से पूरी तरीके से आज़ाद थे, सरदार का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाकों के मूल निवासियों के वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई जो है लड़ रहे थे, और वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। तो बिरसा जो था वो स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, और जहाँ पर मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे से ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। तो बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी जो है कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर दिया। तो अपनी किशोरावस्था में बिरसा ने जो है वो जिन विचारों के संपर्क में आए उनमें से वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित हुए। तो बिरसा का आंदोलन जो है ना, आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ रखें, डायन व जादू टोने पर विश्वास न करें। यहाँ जो है ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो बिरसा थे ना, ये मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया करते थे, और वह जो है उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। अच्छा, ये वैष्णव कौन थे? तो ये वैष्णव जो थे वो विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्णयुग यानी कि सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जब जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ों और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग जो है मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों को खून नहीं बहाने थे, वे ईमानदारी से जीते थे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे थे ताकि लोग जो हैं अपनी जिम्मेदारी समझें, है ना। बिरसा ये चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में ही काम करें। तो अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अब देखिए ये आंदोलन जो है मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। तो देखिए ये जो आंदोलन था ना, इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्ट के स्रोत मानता था। तो अंग्रेज की भूनीतियाँ थी उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। तो जाहिर सी बात है ये एक आंदोलन का रूप तो लेगी ही लेगी। तो जब आंदोलन फैलने लगा ना, तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। तो फिर जब है 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे।
उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का भी इस्तेमाल किया। वे आह्वान करते थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी कि दीकू और यूरोपीय को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी जो थे वो दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों में जो है हमले किए, महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया और सफ़ेद झंडा जो है बिरसा राज का प्रतीक था। क्या था? प्रतीक था। तो अब आया 1900 में बिरसा की मृत्यु हो गई है जैसे, और आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ गया। तो ये आंदोलन जो है 2 मायने से महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ ये कि इसमें जो है औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये हुई कि इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। ऐसे ही नहीं कोई उनके ऊपर अत्याचार जो है वो कर सकता है। तो उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों से के प्रतीक के जरिए अपने काम को अंजाम दिया। तो अब देखिए इस चैप्टर के जो है फिलिंग द ब्लैंक्स को देख लेते हैं। पहला है, अंग्रेज ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया। तो किस में वर्णित किया? जंगली और बर्बर। जंगली और बर्बर। दूसरा है, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था, बिखेरना। बिखेरना। अगला है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को डैश स्वामित्व मिल गया। तो किसका स्वामित्व मिल गया? भूमि का। किसका स्वामित्व मिल गया? भूमि का। अब है आगे, असम के डैश और बिहार की डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो देखिए असम के जो हैं चाय बागान हो गए, है ना, और बिहार के कोयला खाने में आदिवासी जो है वो जाने लगे। अब देखिए इसमें बताना है सही गलत कौन सा है। पहला है, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते थे और बीज रोपते थे। तो क्या ये करते थे ऐसा? रोपते थोड़ी ना थे, बिखेर देते थे बस बीज ऐसे ही। तो ये जो है ये तो गलत है। अगला है, व्यापारी संथालों से कृमि रोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा बिचौलियों को ही हो रहा था। अगला है, बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया और वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें, डायन और जादू टोने जैसी प्रथाओं पर यकीन न करें। तो ये भी बिल्कुल सही है, बिरसा ने आह्वान बिल्कुल किया था। अगला है, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। ये तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो नाश करना चाहते थे, है ना, नाश ही करने आए थे एक तरह से। अब देखिए कुछ क्वेश्चनों पे विचार करते हैं। पहला है, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? तो कौन सी समस्याएं थी? सबसे पहली समस्या ये थी कि अंग्रेज ने जो है अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकारों को एक जगह पर जो है रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग जगह जाते थे तो उन्हें क्या होता था, उन्हें अपना कर इकट्ठा करने में उन व्यवस्थित करने में जो है उनमें दिक्कत आती थी। दूसरी चीज़, घुमंतू काश्तकार जो कि ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल का प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही थी और जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। तीसरा कारण ये है कि घुमंतू काश्तकार ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का भी विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि वे घुमंतू खेती और झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? तो देखिए पहला बदलाव ये आया कि जो है मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता था। दूसरी चीज़ ये हुई कि आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था ना, तो अंग्रेज प्रतिनिधि के रूप में अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। तीसरी चीज़,
ये बदलाव आई कि आदिवासी मुखियाओं के पास जो भी ताकत पहले थी अब वे नहीं रह गई थी। वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? एक कारण हो तो बताऊं, बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण ये है कि आदिवासी जो है दिकुओं को अपनी गरीबी और दयनीय अवस्था का जो है वो कारण मानते थे। दूसरा कारण ये है कि आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की जो भू राजस्व नीति थी ना, उनकी पारंपरिक जो है भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। तीसरा कारण ये था कि आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जो है जमींदार और सूदखोर उनकी ज़मीन हड़पने जा रहे हैं। चौथी कारण कि आदिवासियों का ये भी मानना था कि मिशनरी जो है उनके धर्म और पारंपरिक संस्कृति को जो है उसकी आलोचना कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरीके का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को जो है क्यों आकर्षित लग रही है? तो देखिए, बिरसा की नज़र में स्वर्ण युग ही था। सबसे पहली बात कि बिरसा जो है अपने अनुयायियों में से गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। दूसरी चीज़, बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बागान लगाते थे और पेट पालने के लिए खेती करते थे। तीसरी चीज़, वो जो है काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों को खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। चौथी चीज़ कि जो है बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेतों में काम करें। तो चलिए, यही समाप्त होता है मेरा ये वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है, क्योंकि हम अपने अगर इतिहास को पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत रोचक लगता है कि लोग कैसे रहते हैं, आदिवासियों का जीवन कैसा होता है ना। आदिवासी जो होते हैं ना वो इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, है ना। तो आदिवासियों के जो है पहनावे, संस्कृति, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है और इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ये किसी दूसरे देश के थोड़ी ना है, अपने ही देश के आदिवासी हैं, है ना। तो इन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे आदिवासियों के रहन सहन अलग अलग हैं, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, यहीं मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।